आँखों की पहले असाध्य माने जाने वाली काफ़ी बीमारियों का आजकल हमारे पास बहुत अच्छा इलाज है। उसमें से आँखों में इंजेक्शन द्वारा बहुत सारी बीमारियों का इलाज आजकल पॉसिबल है। उसमें ना सिर्फ हम आपकी रोशनी को बचा पाते हैं बल्कि काफ़ी केस में आपकी रोशनी को बढ़ा भी पाते हैं। बट हमारे पास आँखों में लगने वाले इंजेक्शन्स के बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो इन सब इंजेक्शन्स में से कौन सा इंजेक्शन आपके लिए सबसे अच्छा है, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और यही है हमारा आज का टॉपिक। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुमित अग्रवाल और आप देख रहे हैं आई हेल्थ फॉर यू, जहां आपको मिलती है एकदम सिंपल लैंग्वेज में आँखों से जुड़ी सारी जानकारी। आँखों में इंजेक्शन सुनने में डरावना लगता है, बट ये एक बहुत ही सिंपल और सरल प्रोसीजर होता है और इसके द्वारा दी गई दवाई से हम बहुत सारी आँखों की रोशनी को बचा पाते हैं। पहले जिन बीमारियों का कोई ट्रीटमेंट नहीं था, उन सभी बीमारियों में से काफ़ी सारी बीमारियों को हम इससे ट्रीट कर सकते हैं। बट आजकल हमारे पास इंजेक्शन्स के बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं, तो इसमें से कौन सा सबसे अच्छा है वो हमें चूज़ करने में कन्फ्यूजन हो सकता है। वैसे आपके सर्जन या आपके डॉक्टर इसके बेस्ट गाइड होते हैं। वो जो भी आपकी बीमारी की स्टेज को देख के, आपके बीमारी की हिस्ट्री को देख के जो भी बेस्ट पॉसिबल होता है वही इंजेक्शन आपको सजेस्ट करते हैं। तो आपके सर्जन का सजेशन सबसे आपको सीरियसली लेना चाहिए उसको, है ना। तो अगर हम अवेलेबल इंजेक्शन्स की बात करें तो उसमें बेसिकली दो कैटेगरी के इंजेक्शन्स होते हैं। एक होता है एंटी वेजेफ यानी एंटी वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, इस तरह का एक इंजेक्शन का कैटेगरी होता है, और एक होता है स्टेरॉयड इंजेक्शन। तो एंटी वेजेफ इंजेक्शन्स लगाए जाते हैं उन स्थिति में जिसमें कि आँख के अंदर VEGF यानी वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर नाम का केमिकल ज़्यादा क्वांटिटी में सिक्रीट हो रहा है। इसकी वजह से पर्दे में सूजन आती है, इसकी वजह से पर्दे के ऊपर खून की नई नसें बनती हैं जो आगे जाके ब्लीडिंग कर सकती हैं, और इसी के लिए दिए जाते हैं एंटी वेजेफ इंजेक्शन्स। एंटी वेजेफ इंजेक्शन्स में भी दो मेन कैटेगरी के इंजेक्शन्स होते हैं। एक होता है मल्टी डोज इंजेक्शन, यानी कि एक ही वायल से उसमें एक से ज़्यादा इंजेक्शन्स लगाए जा सकते हैं, और एक होता है सिंगल डोज। सिंगल डोज मतलब इसमें आपके लिए ही एक ही डोज का इंजेक्शन आता है और उसे एक बार आपके लिए यूज़ करके उसे डिस्कार्ड कर दिया जाता है। तो बेसिकली मल्टी डोज और सिंगल डोज का कॉन्सेप्ट क्यों आया? क्योंकि सिंगल डोज इंजेक्शन्स की कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा रहती है, तो इकोनॉमिकल बनाने के लिए ट्रीटमेंट को, ताकि सभी के लिए अफोर्डेबल हो पाए, मल्टी डोज इंजेक्शन्स यूज़ करे गए हैं। बट एक बात आपको जानना ज़रूरी है कि ये मल्टी डोज इंजेक्शन्स कोई भी FDA अप्रूव नहीं है, यानी कि इनको जो वर्ल्ड की US की एक ड्रग अथॉरिटी वाली एजेंसी होती है, या इवन इंडिया की जो DGCI एजेंसी होती है, वहाँ से इसको ऑथराइजेशन नहीं मिला है, और इस तरह के यूज़ को हम ऑफ लेबल यूज़ कहते हैं, यानी कि इसका अप्रूव्ड यूज़ नहीं है, बट इसे देखा गया है कि इससे फ़ायदा होता है, तो इसलिए इसको यूज़ करा जा रहा है। FDA अप्रूवल ना होने के एक नुकसान ये होता है कि आपके इंश्योरेंस में इसको इंजेक्शन को कवर नहीं करा जाता है, बट इसका कॉस्ट काफ़ी कम हो जाता है। तो मोस्ट पॉपुलर जो मल्टी डोज इंजेक्शन अवेलेबल रहता है वो होता है अवास्टिन, नाम से आता है। अवास्टिन बहुत सालों से यूज़ करा जा रहा है और इसके अच्छे रिजल्ट्स रहते हैं। अवास्टिन के अलावा आजकल कुछ बायोसिमिलर्स भी आने लगे हैं। बायोसिमिलर यानी एग्जैक्टली वैसा मॉलिक्यूल नहीं होता, बट उसके जैसा एक तरह से उसकी कॉपी मॉलिक्यूल होता है, तो वो भी अवेलेबल रहते हैं। वो उनका भी एफिशिएंसी ऑलमोस्ट सेम रहता है, बट उसमें ये रहता है कि हर बैच का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर अलग होता है। तो कभी कभी कुछ बैचेस में प्रॉब्लम आ सकती है, किसी में सूजन आ सकती है, किसी किसी केस में इन्फेक्शन होने का रिस्क होता है। तो ये उसका
डाउनसाइड रहता है। हालांकि इसका परसेंटेज बहुत 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 कम होता है, बट फिर भी आपको ये जानना ज़रूरी है। मल्टी डोज इंजेक्शन में एक खतरा हमेशा रहता है, वो होता है इन्फेक्शन का, क्योंकि एक ही वायल से बहुत सारे लोगों को इंजेक्शन लगाया जा रहा है, तो वैसी कंडीशन में इन्फेक्शन होने का चांस रहता है। हालांकि हमारे एक्सपीरियंस में अभी तक जितने लाखों इंजेक्शन हमने लगाए हैं उसमें ऐसा आज तक नहीं हुआ है कि किसी को इन्फेक्शन हुआ हो, बट और जगह हुआ है ऐसा, तो हमें ये सभी को एक इन्फॉर्मेशन देनी रहती है। मल्टी डोज इंजेक्शन में इन्फेक्शन ना हो उसके लिए ये ज़रूरी है कि आपके जो रेटिना सर्जन हैं वो प्रॉपर जगह से इंजेक्शन को अक्वायर करें, जो ऑथराइज्ड अच्छे डीलर्स हैं इसके वहीं से अक्वायर करें, और इनका स्टोरेज प्रॉपर जगह हो। तो एक अच्छे रेटिना सेटअप में ये सब चीज़ों के प्रोटोकॉल्स होते हैं जिन्हें फॉलो करा जाता है। उसके अलावा इंजेक्शन जब भी लगाया जाता है तो उसे ऑपरेशन थिएटर में लगाया जाता है फुल स्टेराइल प्रिकॉशंस के साथ, ताकि इन्फेक्शन का खतरा लगभग ज़ीरो रहे। मल्टी डोज इंजेक्शन के अलावा नेक्स्ट जो आते हैं वो आते हैं सिंगल डोज इंजेक्शन। सिंगल डोज इंजेक्शंस में हमारे पास ऑप्शंस आज जो अवेलेबल हैं, एक तो है राजुमैब जो कि एक बायोसिमिलर है रानिबिजुमैब मॉलिक्यूल का। एक आता है एक्सेंट्रिक्स। एक्सेंट्रिक्स एक पेरेंट मॉलिक्यूल है, ये भी रानिबिजुमैब होता है। और एक नया मॉलिक्यूल आया है हमारे पास बियोवू करके या पेगेनेक्स, ये भी अच्छा एक ऑप्शन है एंटी VEGF के लिए। और एक आता है आइलिया एफ्लाइबरसेप्ट करके होता है, ये भी एंटी VEGF कैटेगरी में अच्छा एक इंजेक्शन माना जाता है। इन सब का अगर हम ओवरऑल बात करें तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लगभग सिमिलर होता है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, बट काम ये सब VEGF मॉलिक्यूल को ब्लॉक करके ही करते हैं। और प्रैक्टिकली जो हमारा एक्सपीरियंस है उसमें ये देखा गया है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस इनकी एफिशिएंसी में नहीं होता है। थोड़ा जैसे जैसे मॉलिक्यूल का यूनिकनेस बढ़ता है या कॉस्ट बढ़ता है, थोड़ा एफिशिएंसी बढ़ता है, बट बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो मेरा सजेशन है कि अगर आपके लिए अफोर्डेबिलिटी इशू नहीं है तभी आप हायर मॉलिक्यूल्स के लिए जाएं, वरना अपन बेसिक मॉलिक्यूल जैसे एवास्टिन या ज़ाइबेव इन मॉलिक्यूल्स के लिए भी हम जा सकते हैं। बट अपने सर्जन से आपको ये सब चीज़ें डिस्कस पहले से कर लेनी चाहिए। दूसरी कैटेगरी जो इंजेक्शंस की होती है वो होती है स्टेरॉयड इंजेक्शंस। स्टेरॉयड इंजेक्शंस लगाए जाते हैं पर्दे में सूजन के लिए, या फिर आँख के अंदर यूवियाइटिस जैसे अगर कोई सूजन आ रही है तो उसके लिए लगाए जाते हैं, या सिस्टॉइड मैकुलर एडिमा अगर हो रहा है उसकी वजह से लगाए जाते हैं। कभी कभी एंटी VEGF में रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो हम इसको एंटी VEGF के साथ कंबाइन भी करते हैं। तो स्टेरॉयड मॉलिक्यूल बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक आता है इम्प्लांट फॉर्म में जिसे हम ओजुडेक्स कहते हैं, और एक आता है पाउडर फॉर्म में जिसे हम ट्राइमसिनोलॉन एसिटोनाइट कहते हैं। तो बेसिकली स्टेरॉयड मॉलिक्यूल जो है ओवरऑल आँख की स्वेलिंग को कम करता है, ये किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के अगेंस्ट काम नहीं करता है, ओवरऑल आँख के अंदर जो इन्फ्लेमेटरी पाथवे है उसको कम करता है। स्टेरॉयड मॉलिक्यूल में कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो कि हमें जानना ज़रूरी है। एक साइड इफ़ेक्ट होता है आँख का प्रेशर बढ़ना, जिसे हम ग्लॉकोमा कहते हैं। आँख का प्रेशर बढ़ने का कारण स्टेरॉयड मॉलिक्यूल्स ब्लॉक करते हैं आँख के एक्वस आउटफ्लो को, उसकी वजह से प्रेशर बढ़ सकता है। हर केस में नहीं होता है, अराउंड 5% केसेस में होता है, लेकिन जिसमें होता है उसमें हमें एंटी ग्लॉकोमा या आँख का प्रेशर कम करने वाली ड्रॉप्स शुरू करनी होती हैं। मैक्सिमम केसेस में सिर्फ ड्रॉप से ये कंट्रोल में आ जाता है। कभी कभी अगर प्रेशर फिर भी कंट्रोल में नहीं आ रहा है तो ऑपरेशन की भी ज़रूरत पड़ सकती है। ये जो प्रेशर बढ़ना है, उसके अलावा दूसरा जो साइड इफ़ेक्ट होता है वो होता है कैटरैक्ट होना। कैटरैक्ट का रेट थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाता है अगर हम स्टेरॉइड का इंजेक्शन देते हैं, यानी अगर आपको नेक्स्ट 10 ईयर्स में कैटरैक्ट बनना था तो वो थोड़ा 6 ईयर्स या 7 ईयर्स में जल्दी बन सकता है। ये भी सभी में नहीं होता है, अराउंड 5% केसेस में ये देखा गया है। तो बेसिकली जो दो टाइप के स्टेरॉइड अवेलेबल हैं, एक ओजुडेक्स या एक IVTA जो पाउडर फॉर्म वाला है, उसमें डिफरेंस होता है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन का। मतलब जो ओजुडेक्स इम्प्लांट है वो ऑलमोस्ट आँख में 5 to 6 मंथ्स तक अपना असर दिखाता है,
और जो IVTA मॉलिक्यूल है उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन अराउंड 1 मंथ से लेके 2 मंथ्स तक रहता है। तो ये वाले जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन का ज़्यादा ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है तो ओज़ोडेक्स अपना असर ज़्यादा देर तक दिखाता है, क्योंकि वो रोज़ कुछ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ दवाई रिलीज़ करता है और वो आपके पर्दे को एक तरह से कंटिन्यूस डोज दवाई का देता रहता है। IVTA में एक साथ सारा डोज आँख में जाता है, इसलिए उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कम रहता है और उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी ओज़ोडेक्स के मुकाबले थोड़े ज़्यादा रहते हैं। कॉस्ट वाइज अगर हम कंपेयर करें तो ओज़ोडेक्स का कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा रहता है और IVTA का कॉस्ट कम रहता है, क्योंकि वो पाउडर फॉर्म में अवेलेबल रहता है। अगेन आपके सर्जन इस चीज़ के बेस्ट जज होते हैं कि दोनों में से कौन सा आपके लिए बेस्ट है, और सिलेक्टेड कंडीशंस में IVTA या ओज़ोडेक्स के बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। उसके अलावा आँख में इंजेक्शन, कोई भी हम इंजेक्शन लगाते हैं तो उसका एक कॉमन जो साइड इफ़ेक्ट हो सकता है वो हो सकता है इन्फेक्शन, क्योंकि आँख के अंदर इंजेक्शन लगाया जा रहा है तो इन्फेक्शन का खतरा हमेशा रहता है। इसलिए आपको ऐसी जगह ही इंजेक्शन लगाना चाहिए जहाँ पे एक तो रेगुलरली आँख में इंजेक्शन्स लगते हों, ताकि उनके इन्फेक्शन कंट्रोल के प्रोटोकॉल सारे अच्छे से डिफाइंड हो। दूसरा, जहाँ पे इंजेक्शन OT के अंदर लगे वहीं हमें इंजेक्शन लगाना चाहिए, और प्रेफरेबली एक रेटिना स्पेशलिस्ट से ही इंजेक्शन हमें लगवाना चाहिए, क्योंकि हमें इसकी स्पेशली ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये ब्रॉडली इंजेक्शन्स के ऑप्शंस और थोड़ा उनके साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह हमने आपको बताए हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ इससे आपको फ़ायदा हुआ होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिए अपने आँखों से रिलेटेड सारे सवाल, ताकि मैं दे सकूँ उनके जवाब। अच्छा देखिए, अच्छे से देखिए। धन्यवाद और नमस्ते।